यार देखो, जिंदगी में ना कुछ चीजें होती हैं जो समझ से परे होती हैं। जैसे पहली मोहब्बत क्यों नहीं मिलती, या अच्छी बिरयानी में इलायची क्यों होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो किसी शायर की अधूरी गजल जैसी है। 8 मार्च 2014, एक बिल्कुल आम सी रात। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक प्लेन उड़ा। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। अंदर 239 लोग बैठे थे। किसी को काम पे पहुंचना था, कोई घर जा रहा था, किसी की छुट्टियां शुरू हो रही थीं। सब कुछ नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ये नॉर्मल रात इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। कुछ घंटे बीते और वो प्लेन बस गायब हो गया, जैसे था ही नहीं कभी। और मजे की बात देखो, आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां तुम एक पिज्जा भी ऑन ऑर्डर करो तो उसे लाइव ट्रैक कर सकते हो। लेकिन 200 टन का हवाई जहाज 239 लोगों के साथ ऐसे गायब हो गया कि पता ही नहीं चला। न कोई एसओएस कॉल, न कोई इमरजेंसी सिग्नल, न कोई मलबा मिला, कुछ नहीं। बस एक सन्नाटा और एक सवाल जो हवा में तैर रहा है। फ्लाइट 370 आखिर गया कहां? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है भाई, ये उन 239 लोगों की है जिनकी सांसें उस रात आसमान में कहीं खो गईं। आज हम उसी कहानी में थोड़ा और अंदर उतरेंगे। एक ऐसे एयरप्लेन की कहानी जिसने ना सिर्फ मलेशिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसी घटना जो मॉडर्न एविएशन के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई, एक पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH 370 की। ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है, ये उम्मीद, शक और न सुलझने वाले सवालों की कहानी है। तो बैठो, सुनो और सोचने की कोशिश करो कि हुआ क्या होगा उस रात। जब कोई कहानी समझ नहीं आती ना, तो सबसे पहले शक उस पे जाता है जो कहानी चला रहा था। इस केस में पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, 53 साल के, 18,000 घंटे से ज्यादा का उड़ाने का तजुर्बा, मतलब अपनी फील्ड के सचिन तेंदुलकर समझ लो। तो सबसे पहली थ्योरी यही आई कि भाई पायलट ने ही कुछ GDDDGBDDH की है। ये थ्योरी कहती है कि कैप्टन ने जानबूझकर प्लेन को उसके रास्ते से भटकाया, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किए और प्लेन को कहीं दूर, बहुत दूर ले जाकर क्रैश कर दिया। एक तरह का सुसाइड मिशन जिसमें 238 और लोगों को भी साथ ले गए। इस थ्योरी को हवा कहां से मिली? उनके घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला था, और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि उस पर एक ऐसा ही रास्ता सिम्युलेट किया गया था जो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जाता हो। ठीक वैसा ही जैसा सैटेलाइट डेटा बाद में इशारा कर रहा था। ये बात सामने आते ही मीडिया में आग लग गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मिल गया विलेन। हर कोई अपनी अपनी कहानी बनाने लगा कि वो डिप्रेशन में थे, उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें थीं, मतलब जितनी मूंग उतनी बातें। लेकिन भाई, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक वो जो दिखता है, एक वो जो होता है। उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, सबने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि ज़ाहरी एक खुशमिजाज, सुलझा हुआ इंसान था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो अपने काम से, अपनी जिंदगी से प्यार करता था। और ये फ्लाइट सिमुलेटर वाली बात, अरे भाई, कोई भी पायलट जो अपने काम को लेकर पैशनेट होता है वो ऐसे सिमुलेशन करता है। ये तो उनके काम का हिस्सा था, इसे सबूत कैसे मान सकते हो? फिर एक सवाल और उठता है, अगर उन्हें सुसाइड ही करना था तो इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों चुना? प्लेन को घंटों तक उड़ाते क्यों रहे? चाहते तो टेक ऑफ के तुरंत बाद भी कुछ कर सकते थे। यह सब इतना घुमावदार क्यों था, जैसे कोई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हो? और को पायलट फारिक हामिद, वो क्या कर रहा था? क्या उसे कुछ पता नहीं चला, या वो भी इस प्लान में शामिल था? कोई पक्का सबूत नहीं है। अधिकारियों ने भी उनकी पूरी जिंदगी खंगाल ली, उनके फाइनेंस, उनके सोशल सर्कल, उनकी मेंटल हेल्थ, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वो ऐसा कदम उठा सकते थे। FBI ने भी सिमुलेटर की हार्ड ड्राइव की जांच की, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं मिला। बस एक डिलीट की हुई फाइल थी जो रिकवर होने पर वो रास्ता दिखा रही थी। लेकिन क्या सिर्फ एक डिलीटेड फाइल किसी को 239 लोगों का कातिल बना सकती है? तो ये थ्योरी एक ऐसे मौत दैन पर आकर खड़ी हो जाती है जहां शक तो गहरा है, लेकिन सबूत के नाम पर सिर्फ अटकलें, हथकलें हैं। एक तरफ एक अनुभवी पायलट की इमेज है, दूसरी तरफ उसके सिमुलेटर से निकला एक डरावना रास्ता। सच क्या है, वो तो शायद ज़ाहरी के साथ ही चला गया,
ये थ्योरी एक बंद गली की तरह है जहां आप अंदर तो चले जाते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम उंगली तो उठा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि वो उंगली सही इंसान पर उठ रही है या नहीं। ये थ्योरी आज भी सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन मजबूत होने और सच होने में बहुत फर्क होता है दोस्त। ये अनसुलझी है क्योंकि शक के कांटे को निकालने के लिए सबूत का धागा चाहिए और वो धागा आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि पायलट बेकसूर था, तो दूसरा शक किस पर जाएगा? मशीन पर, हवाई जहाज पर। बोइंग 770 दुनिया के सबसे सेफ विमानों में से एक, लेकिन मशीन तो मशीन है भाई, कब दगा दे जाए कौन जानता है। तो दूसरी थ्योरी आई घोस्ट फ्लाइट की। इस थ्योरी के हिसाब से प्लेन में कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई, शायद केबिन में हवा का दबाव अचानक कम हो गया, जिसे डीकंप्रेशन कहते हैं। सोचकर देखो, 35,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक केबिन से हवा निकल जाए, कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाएगा कि इंसान बेहोश हो जाए। इसे हाइपॉक्सिया कहते हैं। पायलट, क्रू, पैसेंजर सब के सब बेहोश। वो ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं, लेकिन शायद इतनी अफरा तफरी में या इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि किसी को उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, या शायद वो भी फेल हो गए। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर सब बेहोश हो गए थे तो प्लेन क्रैश क्यों नहीं हुआ? वो घंटों तक उड़ता कैसे रहा? इसका जवाब है ऑटो पायलट। एक बार जब प्लेन अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे ऑटो पायलट पर डाल दिया जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक प्लेन ऑटो पायलट पर था, सब लोग बेहोश हो चुके थे और विमान एक घोस्ट फ्लाइट की तरह अपने आप उड़ता रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया और फिर वो समंदर में कहीं गिर गया। यह सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन एविएशन के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। 2005 में ग्रीस में एक फ्लाइट हीलियोज एयरवेज 522 के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। प्रेशर की गड्डी की वजह से सब बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड्डी जीता रहा जब तक फ्यूल खत्म होकर वो क्रैश नहीं हो गया। तो ये थ्योरी बिल्कुल हवाई नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ऐसा था तो प्लेन अपने रास्ते से इतना भटका कैसे? ऑटो पायलट तो उसे सीधे बीजिंग ले जाता, वो पश्चिम की तरफ मुड़कर मलेशिया के ऊपर से होता हुआ हिंद महासागर की तरफ क्यों गया? क्या डीकंप्रेशन से पहले पायलट ने प्लेन को मोड़ने की कोशिश की थी? शायद वो वापस एयरपोर्ट लौटने की कोशिश कर रहा हो और उसी कोशिश में बेहोश हो गया। ये एक संभावना है, पर इस थ्योरी में भी झोल है भाई। सबसे बड़ा झोल यह है कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए थे। मैकेनिकल फेलियर से एक सिस्टम फेल हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक इतने सारे सिस्टम का बंद होना, वो भी एक खास क्रम में, यह किसी मैकेनिकल गड़बड़ी से ज्यादा किसी इंसान की हरकत लगती है। कोई एक्सपर्ट बताता है कि इन सिस्टम को बंद करने के लिए कॉकपिट में बैठकर कुछ स्विच और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने पड़ते हैं। ये अपने आप नहीं होता। तो ये थ्योरी भी हमें एक दो राहे पर लाकर खड्डी कर देती है। एक तरफ घोस्ट फ्लाइट का डरावना ख्याल है जो बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के भरोसे जहाज एक ताबूत बन सकता है। दूसरी तरफ यह सवाल है कि अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो इसमें इतनी सारी चीजें जानबूझकर की गई क्यों लगती हैं? यह थ्योरी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती कि प्लेन का रास्ता किसने बदला और क्यों। ये अनसुलझी है क्योंकि ये क्या हुआ तो बताती है, लेकिन कैसे और क्यों पर आकर चुप हो जाती है। ठीक है, पायलट नहीं, मशीन भी नहीं, तो तीसरा एंगल क्या बचता है? हाईजैकिंग। किसी ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। ये सुनते ही दिमाग में 9/11 जैसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन MH370 की हाईजैकिंग थ्योरी बहुत अलग है और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। नॉर्मली जब कोई प्लेन हाईजैक होता है तो हाईजैकर्स कुछ मांग करते हैं, पैसा, किसी कैदी की रिहाई या कोई पॉलिटिकल बयान। वो दुनिया से बात करना चाहते हैं, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ? प्लेन गायब हो गया। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने कोई मांग नहीं की, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने दुनिया की सबसे कीमती चीज चुराई हो और फिर उसे कहीं छिपा दिया हो, बिना यह बताए कि उसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा। यह किस तरह की हाईजैकिंग है? इसका मकसद क्या हो सकता है?
ये सवाल इस थ्योरी को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद प्लेन में कोई कीमती या खतरनाक कार्गो था जिसे चुराने के लिए यह सब किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्लेन में लिथियम आयन बैटरी और कुछ टन मैंगोस्टीन, एक फल, थे। बैटरियों से आग लगने का खतरा होता है, लेकिन क्या वो इतनी कीमती थीं कि उनके लिए 239 लोगों की जान दांव पर लगा दी जाए? शायद ही। तो फिर क्या था? क्या कोई ऐसा सीक्रेट कार्गो था जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया? ये सब सिर्फ अटकलें हैं। एक और एंगल आया पैसेंजर्स का। जांच एजेंसियों ने प्लेन में सवार हर एक पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक किया। उनमें 2 ईरानी नागरिक थे जो नकली पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। शुरुआत में लगा कि शायद ये आतंकी हो सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि वो बेचारे तो बस यूरोप में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, शरणार्थी थे। उनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर हाईजैकर्स पैसेंजर्स में से नहीं थे तो कौन थे? क्या कोई स्टोअवे यानी कोई छिपकर प्लेन में घुस गया था? बोइंग 770 जैसे मॉडर्न प्लेन में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर शक वापस क्रू पर जाता है, या फिर किसी ऐसी ताकत पर जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि प्लेन को रिमोटली हैक करके कंट्रोल किया गया। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन हर थ्योरी की तरह इसमें भी बड़े लूप होल हैं। अगर मकसद कार्गो चुराना था तो प्लेन और कार्गो आज तक मिले क्यों नहीं? अगर मकसद आतंक फैलाना था तो किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? एक सफल आतंकी हमला वो होता है जिसका ढिंढोरा पीटा जाए, ना कि उसे राज बना दिया जाए। और अगर किसी देश या एजेंसी ने इसे हाईजैक किया तो क्यों? क्या प्लेन में कोई ऐसा शख्स था जिसे पकड़ना था, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हासिल करना था? यह थ्योरी एक अंधेरे कमरे की तरह है जिसमें आप घुस तो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कमरे में और कौन कौन है और उनके इरादे क्या हैं। ये अनसुलझी है क्योंकि इसका मकसद ही गायब है। बिना मकसद के कोई भी जुर्म अधूरा होता है, और मैच 370 की यह तथाकथित हाईजैकिंग एक ऐसा ही अधूरा जुर्म है जिसका न कोई मुजरिम सामने आया और न ही कोई मकसद। बस एक प्लेन था जो उड़ान के बाद कभी लैंड नहीं हुआ। जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारी उम्मीदें टूटने लगीं, तब टेक्नोलॉजी ने एक छोटी सी किरण दिखाई। एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने बताया कि उनके एक सैटेलाइट को प्लेन के इंजन से कुछ सिग्नल मिले थे। प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम तो बंद था, लेकिन उसका एक टर्मिनल हर घंटे सैटेलाइट को एक ऑटोमैटिक पिंग भेज रहा था। यह ऐसा था जैसे प्लेन अंधेरे में कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। ये पिंग 7 बार मिले। आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर मिला। इन पिंग्स में प्लेन की लोकेशन तो नहीं थी, लेकिन इनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि प्लेन सैटेलाइट से कितनी दूर है। इस डेटा का विश्लेषण करके एक्सपर्ट्स ने 2 संभावित रास्ते बनाए। एक उत्तरी गलियारा जो मध्य एशिया की तरफ जाता था, और एक दक्षिणी गलियारा जो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जाता था। उत्तरी रास्ते को जल्दी ही खारिज कर दिया गया क्योंकि प्लेन को इतने सारे देशों के रडार से गुजरना पड़DDH था, और किसी ने उसे नहीं देखा तो बचा। दक्षिणी रास्ता एक ऐसा रास्ता जो दुनिया के सबसे सुनसान और गहरे समंदरों में से एक के ऊपर से जाता है, हिंद महासागर। इस डेटा के आधार पर यह थ्योरी बनी कि प्लेन घंटों तक उड़ता रहा और फिर फ्यूल खत्म होने पर दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं क्रैश हो गया। ये उस वक्त की सबसे मजबूत डेटा पर आधारित थ्योरी थी, और इसी के आधार पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा समुद्री खोज अभियान शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के एक विशाल हिस्से को छानने का काम शुरू हुआ। कई देश एक साथ आए, जहाज, प्लेन, सबमरीन, सब कुछ लगा दिया गया। ऐसा लगा कि अब तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। 200 टन का जहाज है भाई, कोई सुई थोड़ी है जो समंदर में खो जाएगी। लेकिन दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए समंदर ने अपना राज नहीं खोला। लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया छान मारा गया, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। यह बहुत अजीब था। आज के जमाने में जहां सैटेलाइट जमीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, वहां एक पूरा का पूरा प्लेन समंदर में समा जाए और किसी को पता न चले। यह कैसे हो सकता है? इस नाकामी ने खोज अभियान पर और इस थ्योरी पर भी सवाल खड़ी कर दिए। क्या सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण गलत था? क्या खोज गलत जगह पर हो रही थी? फिर 2015 और 2016 में कहानी में एक नया मुद्दा आया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर
रियूनियन आइलैंड, मोजाम्बिक जैसी जगहों पर प्लेन के कुछ टुकड़े बहकर आने लगे। एक फ्लैपरॉन मिला जो विंग का एक हिस्सा होता है। जांच में पुष्टि हुई कि ये टुकड़े MH370 के ही थे। ये पहली बार था कि प्लेन का कोई भौतिक सबूत मिला था। इससे ये तो साबित हो गया कि प्लेन समंदर में ही गिरा था। लेकिन ये टुकड़े एक और सवाल खड़ा कर गए। अगर टुकड़े अफ्रीका तक बहकर आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि क्रैश शायद उस जगह नहीं हुआ था जहां खोज चल रही थी। समंदर की धाराएं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो टुकड़ों को हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकती हैं। तो ये टुकड़े मिलने से खोज का एरिया और भी बढ़ा और अनिश्चित हो गया। ये थ्योरी अनसुलझी है क्योंकि डेटा कहां का एक मोटा मोटा अंदाजा तो देता है, लेकिन ठीक कहां ये नहीं बता पाता। और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलते तब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि प्लेन समंदर तक पहुंचा कैसे। ये टुकड़े मिलना एक उम्मीद भी थी और एक निराशा भी। उम्मीद कि प्लेन मिला, निराशा कि बस टुकड़े ही मिले। एक और खौफनाक मंजर की कल्पना करते हैं। प्लेन अपनी पूरी रफ्तार में है और अचानक कॉकपिट में या कार्गो होल्ड में कहीं से धुआं उठने लगता है। एक छोटी सी चिंगारी, शायद किसी शॉर्ट सर्किट से या प्लेन में रखी लिथियम आयन बैटरियों से। देखते ही देखते धुआं फैलता है और फिर आग लग जाती है। कॉकपिट धुएं से भर जाता है। पायलट्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांस लेना मुश्किल है। ये है फायर इन द प्लेन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आग लगने की वजह से प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक एक करके फेल होने लगे। शायद इसी वजह से ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पायलट्स को मेडे कॉल करने का भी मौका नहीं मिला। उनकी पहली प्राथमिकता होती है प्लेन को संभालना और किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराने की कोशिश करना। ये थ्योरी बताती है कि प्लेन का पश्चिम की तरफ मुद्दना दरअसल बीजिंग जाने का इरादा नहीं, बल्कि वापस मलेशिया या किसी पास के रनवे पर लौटने की एक हताश कोशिश थी। पायलट ज़ाहरी शाह शायद प्लेन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग और जहरीले धुएं ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया। शायद वो या तो बेहोश हो गए या उनकी मौत हो गई, और उनके बाद प्लेन जो पहले से ही ऑटो पायलट पर था या किसी तरह स्टेबल हो गया था, वो बस उड़ता रहा। एक जलता हुआ ताबूत जो आसमान में तब तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। ये थ्योरी प्लेन के मुद्दे देने और कम्युनिकेशन बंद होने की एक वजह बताती है जो पायलट की गलती या किसी साजिश से अलग है। ये एक दुखद हादसे की तस्वीर पेश करती है। इस थ्योरी को मानने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बोइंग 777 के कार्गो होल्ड में आग लगने की कुछ पुरानी घटनाएं हुई हैं, और प्लेन में लिथियम आयन बैटरियों का होना इस शक को और गहरा करता है। इन बैटरियों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। 2011 में यूपीएस की एक फ्लाइट इसी वजह से क्रैश हुई थी, तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। लेकिन हमेशा की तरह इस कहानी में भी लेकिन है। अगर आग लगी थी तो प्लेन 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? आमतौर पर प्लेन में लगी आग या तो बुझा दी जाती है या वो कुछ ही मिनटों में प्लेन को तबाह कर देती है। कोई आग 7 घंटे तक सुलगती रहे और प्लेन उड़ता रहे, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या आग लगी, फिर बुझ गई, लेकिन तब तक सारे सिस्टम और पायलट खत्म हो चुके थे? ये एक संभावना है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर आग से इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो सैटेलाइट डेटा यूनिट SDU जो इनमारसाट को पिंग भेज रही थी, वो कैसे काम करती रही? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद आग कॉकपिट के पास लगी थी, जिसने कम्युनिकेशन सिस्टम को तो डैमेज कर दिया, लेकिन प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद SDU बच गया। ये थ्योरी अनसुलझी है क्योंकि इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। जो मलबा मिला है उस पर जलने के कोई निशान नहीं है, और बिना ब्लैक बॉक्स के ये जानना नामुमकिन है कि उस रात कॉकपिट में वाकई कोई चिंगारी भड़ाक की थी, या ये सिर्फ एक और थ्योरी है जो अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। यार, जब कोई कहानी बहुत ज्यादा उलझ जाए और कोई भी थ्योरी पूरी तरह फिट न बैठे तो इंसान क्या सोचता है? यही कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, कि हमें पूरी कहानी बताई ही नहीं जा रही। यह है सबसे डरावनी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। यानी सरकारों को, मिलिट्री को या किसी खुफिया एजेंसी को सच पता है, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे। इस थ्योरी के दीवानों का कहना है कि ये कोई हादसा या पायलट सुसाइड नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। क्यों? इसके पीछे भी कई अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि मलेशियाई मिलिट्री ने प्लेन को अपने रडार पर देखा था जब वो वापस मुद्दा कर मलेशिया के ऊपर से गुजरा था। उन्होंने उसे ट्रैक किया, लेकिन उसे रोकने के लिए या उससे संपर्क करने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्या वो उसे पहचान नहीं पाए?
या उन्होंने उसे गलती से दुश्मन का जहाज समझकर मार गिराया और अब इस बात को छुपा रहे हैं। मलेशियाई अधिकारियों ने शुरू में रडार डेटा को लेकर काफी गोलमोल जवाब दिए थे। पहले कहा कुछ नहीं देखा, फिर माना कि शायद कुछ देखा था। इस कंफ्यूजन ने शक को और हवा दे दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। अगर आपने एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन को अपने एयरस्पेस में उड्डी डीडीएचते देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप फाइटर जेट भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमेरिका की तरफ उंगली उठाती है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का एक अमेरिकी मिलिट्री बेस है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन को हाईजैक करके वहीं ले जाया गया, या फिर प्लेन उस बेस के बहुत पास से गुजर रहा था और अमेरिकी सेना ने उसे खतरा समझकर मार गिराया। यह थ्योरी इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि इतने बड़े मिलिट्री बेस के पास से एक प्लेन गुजर जाए और किसी को पता न चले, यह मानना मुश्किल है। फिर खोज अभियान का अचानक बंद हो जाना। सालों तक करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो 2017 में आधिकारिक तौर पर खोज बंद कर दी गई। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। उनका मानना था कि अगर सच में प्लेन को ढूंढने का इरादा होता तो खोज जारी रहती। इसे बंद करना इस बात का सबूत है कि उन्हें पता है कि प्लेन कहां है और वो नहीं चाहते कि वो किसी को मिले। इन थ्योरीज के साथ दिक्कत यह है कि इनके पीछे सबूत कम और शक ज्यादा होता है। ये खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरती है। सरकारें अक्सर जानकारी छुपाती हैं, ये सच है। मिलिट्री के अपने सीक्रेट्स होते हैं, ये भी सच है। लेकिन क्या वो 239 लोगों की मौत का इतना बड़ा सच छुपा सकती है? और अगर हां, तो क्यों? क्या प्लेन में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान था जो एक देश के लिए इतना बड़ा खतरा या इतनी बड़ी जरूरत बन गया कि एक पूरा प्लेन ही गायब कर दिया गया? ये थ्योरी अनसुलझी है क्योंकि ये सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि और नए सवाल खड़ी कर देती है। ये आपको किसी पर भी भरोसा करने से रोक देती है। ये कहती है कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है और सच आपको कभी देखने नहीं दिया जाएगा। ये शायद सबसे बेचैन करने वाली थ्योरी है क्योंकि ये किसी एक इंसान या मशीन पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है, और जब सिस्टम पर से भरोसा उठता है तो सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। तो कहानी कहां आकर रुकी? वहीं जहां से शुरू हुई थी, एक सवाल पर। फ्लाइट 370 आखिर गया कहां? हमने पायलट पर शक किया, मशीन को कोसा, हाईजैकर्स को तलाशा, समंदर को छाना और सरकारों पर उंगली उठाई, लेकिन हर थ्योरी अपने पीछे कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ डट जाती है। ये कहानी एक आईने की तरह है जिसमें हर कोई अपनी शक्ल, अपना डर, अपना शक देखता है। सच किसी एक थ्योरी में नहीं है, या शायद इन सब में थोड़ा थोड़ा है, या शायद सच कुछ ऐसा है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्लाइट 370 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो 239 जिंदगियां थीं। कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई अपनी पहली जॉब के लिए। वो सब सपने थे, उम्मीदें थीं, कहानियां थीं जो उस रात आसमान में कहीं अधूरी रह गईं। वो 239 परिवार थे जिनके लिए वक्त 8 मार्च 2014 पर ही ठहर गया है। वो आज भी दरवाजे की तरफ देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई लौट आए। ये एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि उस पर मरहम लगाने के लिए जो सच चाहिए वो समंदर की गहराइयों में या किसी सरकारी फाइल में दफन है। शायद किसी दिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ले कि हम समंदर का चप्पा चप्पा छान सकें। शायद विमान कभी मिल जाए, उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाए। शायद हमें पता चल जाए कि उस रात कॉकपिट में आखिरी शब्द क्या बोले गए थे। लेकिन क्या सच भी कभी मिलेगा, या ये हमेशा एक थ्योरी ही बना रहेगा? ये सवाल उन 239 लोगों की याद के साथ हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगा, और हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, इस कायनात के सामने हम आज भी बहुत छोटे हैं।